नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ गरम दल और नरम दल के नेता का नाम देख लेते हैं। गरम दल और नरम दल, यह जो विभाजन है कांग्रेस में 1907 ईस्वी में यह विभाजन हुआ था। 1907 में यह विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन, कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है वह दो भागों में डिवाइड हो गया था, नरम दल और गरम दल में। तो आपके परीक्षा में पूछता है कि प्रमुख उदारवादी नेता का नाम बताइए या प्रमुख नरम दलीय नेता का नाम बताइए, इनमें से कौन सा एक नेता है जिसका संबंध नरम दल से या गरम दल से है। तो गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानाडे, आनंद मोहन बोस, सी शंकर विद्यार्थी और सुब्रमण्यम अय्यर और केटी अयंगर भी और बदरुद्दीन तैयब भी, यह सभी के सभी उदारवादी नेता हैं। और इधर उग्रवादी में आपसे बस यही पूछता है लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल का जब भी नाम सुनेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह उग्रवादी हैं। उग्रवादी मतलब गरम दल के नेता हैं ये। और इसमें अरविंद घोष, यह एक अननोन नाम है, अरविंद घोष, यह भी उग्रवादी नेता थे। तो कल हम लोग देखे थे कांग्रेस अधिवेशन 1922-23 तक। आज हम लोग देख रहे हैं 1924 से। 1924 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह हुआ था 1924 में बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन, और बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था कहाँ, तो कर्नाटक में यह अधिवेशन हुआ था। और कर्नाटक मतलब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा किया गया। 1924 बेलगांव अधिवेशन गांधी जी द्वारा किया गया अध्यक्ष था। कांग्रेस के गांधी जी के द्वारा यह पहला अध्यक्ष था। मतलब क्या, कांग्रेस अधिवेशन का पहली बार गांधी जी ने अध्यक्षता किया था 1924 बेलगांव अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा बेसिक एजुकेशन पर प्रस्ताव लाया गया था। मतलब क्या, बेसिक शिक्षा पर एक प्रस्ताव लाया गया था। किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा। कब लाया गया, तो 1924 में। और इसी आधार पर मतलब प्राइमरी स्कूल के लिए एक शिक्षा का प्रस्ताव लाया गया गांधी जी द्वारा। और 1924 में आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग गवर्नर कौन थे इस समय, तो गवर्नर थे इस समय लॉर्ड रीडिंग। और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल है 1921 से 1926 तक। मतलब क्या, 1921 से लेकर 1926 तक जो भी घटना होगा उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रीडिंग। इसके बाद महात्मा गांधी के संबंध में आप लोग जानते ही होंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और महात्मा गांधी वकालत किए हुए थे, ब्रिटेन से वो वकालत किए थे। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए। 1915 ईस्वी में वो अफ्रीका से भारत आए। सुनो विद्यार्थियों, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजीवन, हिंद स्वराज, हरिजन, हिंद स्वराज, यह सभी ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो ये सभी ग्रंथ के लेखक महात्मा गांधी द्वारा यह सभी लिखा गया है। महात्मा गांधी भारत कब आए, तो 1915 ईस्वी महात्मा गांधी भारत आए। और इनके आगमन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे 1925। 1925 में जो अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था कानपुर अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किए थे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू यह कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी, जबकि यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। यह अधिवेशन कहाँ हुआ, तो यह अधिवेशन हुआ कानपुर में। कानपुर से संबंधित यदि आप देखिए तो गंगा किनारे बसा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वह है कानपुर। गंगा जो है वह भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, तो भागीरथी और अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है। देव प्रयाग में मिलती है कौन, भागीरथी और गंगा, भागीरथी और अलकनंदा। और यहीं से इसका नाम क्या होता है, गंगा नदी पड़ जाता है। कानपुर में आप लोग को याद होगा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो कानपुर में। और भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय भी कानपुर है।
सरोजिनी नायडू से आप लोग संबंधित देख लीजिए। तो सरोजिनी नायडू के संबंध में ऐसा बोला जाता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय सदनात्मक व्यवस्था है, मतलब क्या विधानसभा और विधान परिषद यह दोनों उत्तर प्रदेश में है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुकूल सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तो वह भी है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तर प्रदेश के पास, और सबसे अधिक लोकसभा सीट भी है उत्तर प्रदेश के पास। उत्तर प्रदेश के पास कुल 80 लोकसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट है, 100 विधान परिषद सीट है और 31 राज्यसभा सीट है। और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब हम लोग कानपुर से आगे देखते हैं, 1925 से आगे देखते हैं। तो 1925 के बाद आप लोग देख सकते हैं 1926। तो 1926 में क्या हुआ था? 1926 गुवाहाटी अधिवेशन। गुवाहाटी अधिवेशन। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो वह है गुवाहाटी में है, मतलब क्या असम। और असम से संबंधित, गुवाहाटी से संबंधित आप लोग पता होगा फरवरी 2020 ईस्वी में राष्ट्रीय यूथ गेम्स जो हुआ वह कहाँ हुआ? तो वह हुआ गुवाहाटी में। और उसका निशान मतलब क्या झंडा या अग्नि प्रज्वलित करने का, मतलब क्या ध्वजारोहण करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो वह जाता है सर्बानंद सोनोवाल जी। सर्बानंद सोनोवाल जी असम के क्या हैं? तो वह असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। यह हम लोग याद रखेंगे। 1926 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया गया? तो 1926 के कांग्रेस अधिवेशन में सभी सदस्यों के लिए, मतलब कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उन सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 1926 वाले अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों के लिए क्या कर दिया गया? तो खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 1926 से आप लोग याद रख सकते हैं नौजवान सभा की स्थापना भी 1926 में ही हुई थी। और नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? छबीलदास और भगत सिंह। नौजवान सभा का स्थापना कब हुआ? तो नौजवान सभा का स्थापना 1926 में हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? तो छबीलदास और भगत सिंह जी इसके संस्थापक थे। अब एक वर्ष आता है 1927। 1927 यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता किए थे। 1927 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? M.N. अंसारी के द्वारा किया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई? तो कांग्रेस के 1929 अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो M.N. अंसारी इस समय अध्यक्ष थे। 1927 तो आप लोग को याद होगा नवंबर 1927 में ब्रिटेन में क्या किया गया? भारतीयों के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का क्या किया गया? ब्रिटेन में गठन किया गया। साइमन कमीशन का मतलब यह हुआ उसमें कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। 100 से साइमन, 100 से 27, मतलब क्या 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928। कहाँ? तो बॉम्बे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का विरोध होने का प्रमुख कारण क्या है? तो साइमन कमीशन का विरोध होने का प्रमुख कारण है कि इसके जितने भी मेंबर थे यह सातों के सातों मेंबर कौन थे? तो गोरे थे। गोरे का मतलब यह हुआ ये सातों के सातों सदस्य साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे वह सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे। इस आयोग में एक भी भारतीय को जगह नहीं दिया गया जिसके कारण इसका विरोध किया गया। और इसके विरोध में क्या हुआ? 3 फरवरी 1928 को जब यह बॉम्बे आया जब यह, तो वहाँ पर इसे काला झंडा दिखाया गया
साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। और अक्टूबर नवंबर 1928 में लाहौर में पुलिस के लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी हम लोग याद रखेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। और साइमन कमीशन का विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन के द्वारा कुछ प्रस्ताव रखा गया। वह कांग्रेस से जाकर मिला, वह महात्मा गांधी से भी जाकर मिला और उसके बाद वह मुस्लिम लीग से भी जाकर मिला, लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो एक अंग्रेज था तो उसने कहा था कि भारतीय जो नागरिक हैं वह महामूर्ख हैं। यदि उनमें इतनी योग्यता है कि वह अपना संविधान खुद बना सकते हैं तो वह हमें बनाकर दिखाएं। तो इस बात को मोतीलाल नेहरू इस बात को ग्रहण किए, मतलब क्या, इस बात को उन्होंने चैलेंज स्वरूप स्वीकार किया और तुरंत ही एक कमेटी बनाई। उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाया और उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ भारतीय नेताओं को शामिल किया और उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी खुद कर रहे थे। और उन्होंने साइमन कमीशन से पहले साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1930 ईस्वी में दिया था और नेहरू रिपोर्ट ने अपना रिपोर्ट 1928 में, मतलब 1928 में ही नेहरू कमेटी का गठन हुआ और 1928 में ही नेहरू कमेटी के द्वारा भारतीयों के हितों के लिए, भारतीयों की क्या सब मांग है, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। यह भी हम लोग याद रखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1928 में। और एक पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई 1924 ईस्वी में। हम लोग यह भी याद रखेंगे। तो 1927 के अधिवेशन से हम लोग यह सब बात याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब एक वर्ष आता है 1929। 1929 में क्या होता है? तो 1929 में एक अधिवेशन होता है लाहौर में, JLN, मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर जो है यह किस नदी किनारे स्थित है? तो लाहौर है रावी नदी के किनारे स्थित। और रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी निकलती है रोहतांग दर्रा से। में यह भी याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी का यहाँ से कांग्रेस का अध्यक्षता शुरू करना, ये यहाँ शुरू किया, मतलब क्या 1928 तक इनके बाबूजी थे मोतीलाल नेहरू। इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि अपने पिता के तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बन गया। मतलब क्या 1928 तक मोतीलाल नेहरू जी और 29 में कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। 1927 में जो प्रस्ताव लाया गया था पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, वह प्रस्ताव यहाँ पर दूसरे नाम से क्या हुआ? पारित हुआ। किस नाम से? तो पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब क्या 1927 में जिस बात की मांग की गई वह बात कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में पूर्ण हो गया। मतलब क्या, एक्सेप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस कमेटी द्वारा। क्या? तो 1928 में यह बोले थे मोतीलाल नेहरू जी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए 1 वर्ष के अंदर, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। और 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज नामक जो प्रस्ताव है वह पारित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में ही राजा राम मोहन राय को जवाहरलाल नेहरू मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किए थे। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान कमेटी और संघ शक्ति समिति, संविधान सभा के द्वारा जो 2 कमेटी का निर्माण किया गया था, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इस दोनों कमेटी के, इस दोनों आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1955 में, मतलब क्या, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए ही इन्हें भारत रत्न दिया गया। कब? 1955 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया। आनंद भवन का संबंध पूछता है आपसे एग्जाम में, आनंद भवन का संबंध किससे है? तो आनंद भवन का संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। त्रिमूर्ति भवन का संबंध किससे है? तो त्रिमूर्ति भवन का भी संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। फिर पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है
उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो समाधि स्थल है उसे हम लोग शांति वन के नाम से जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर में क्या हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया क्या? तो अब हम अपना एक झंडा फहराएंगे और वही हुआ भी। 12 बजे रात में दिसंबर 1930 में 12 बजे रात को क्या किया गया? तो 12 बजे रात को रावी नदी के तट पे घंटा बजाकर झंडा फहराया गया और 2 जनवरी को यह घोषणा किया गया, 2 जनवरी 1930 को यह घोषणा किया गया, क्योंकि आप सब पता है 31 दिसंबर को झंडा जो फहराया गया वह 12 बजे रात, और 12 बजे रात के बाद क्या होता है? तो दिनांक चेंज हो जाता है। 2 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वहां पर गणतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इस कारण से उस डेट को विशेष रखने के लिए भारत का जो संविधान है वह 2 स्टेप में लागू हुआ। फर्स्ट स्टेप में लगभग भारतीय संविधान का कुल 16 अनुच्छेद लागू हुआ, जबकि सेकेंड स्टेप में मतलब क्या, पहला जो है वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान लागू हुआ और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? तो वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ। तो 2 जनवरी 1930 को इन्होंने यह घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो लाहौर अधिवेशन से हम लोग यह समझ सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 1931। 1931 में क्या होता है? तो 1931 में यह जो अधिवेशन है 1931 में कराची में अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? तो 1931 में कराची में। 1931 कराची कौन थे इसके अध्यक्ष? तो पटेल बाबू। पटेल बाबू का मतलब यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल बाबू को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा पटेल बाबू को सरदार की उपाधि दी गई। 1928 में यह उपाधि इन्हें दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसकी उपाधि? तो सरदार की उपाधि। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी के द्वारा। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। कब हुआ? 1931 में। इस अधिवेशन में पहली बार FR की मांग की गई। FR का मतलब क्या है? तो FR का मतलब है फंडामेंटल राइट, मतलब क्या, मौलिक अधिकार की पहली बार मांग कांग्रेस के 21 अधिवेशन किया गया। तो मौलिक अधिकार की पहली बार मांग कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जो अधिवेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अब फंडामेंटल राइट से आप लोग समझ सकते हैं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जो उल्लेख है वह किसमें किया गया है? तो वह उल्लेख किया गया फंडामेंटल राइट के लिए। और फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट का क्या लिया गया है? उल्लेख किया गया अमेरिका के संविधान से। अब पटेल जी से आप लोगों को यदि पूछे तो अभी हाल ही में गुजरात में पटेल जी का समाधि स्थल बनाया गया, मतलब क्या, पटेल जी का एक स्टेच्यू बनाया गया है जिसे हम लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसका डिजाइन किसने तैयार किया? एग्जाम में यह पूछ रहा है लगातार। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का जो डिजाइन है वह किसके द्वारा तैयार किया गया? तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन राम बी सुतार के द्वारा डिजाइन किया गया। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और हाल ही में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को जो है वह यूनेस्को के द्वारा वह चीन SCO चीन का जो एक संगठन है जिसमें कुल एशिया के 8 स्थलों को शामिल किया गया है, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेच्यू को भी 2019 में शामिल किया गया। SCO के द्वारा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को भी शामिल किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और भारत में देशी रियासतों को भारत में मिलाने का जो काम है वह इनके द्वारा ही किया गया। किनके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन जी के द्वारा यह काम किया गया। क्या? तो भारत में लगभग 563 जो देशी रियासतें थी
उस देशी रियासतों को मिलाने का जो काम है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, पटेल जी को कब दिया गया भारत रत्न? तो 1991 में पटेल जी को भारत रत्न दिया गया था, 1991 में। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1991 में इन्हें भारत रत्न दिया गया और 1991 में ही हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया, और वह थे कौन? तो राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी का मानव बम के द्वारा मृत्यु कर दिया गया 1991 में, और मरणोपरांत राजीव गांधी जी को 1991 में ही मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मतलब क्या? राजीव गांधी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1991 ईस्वी में। आप लोग को याद होगा राजीव गांधी जी के द्वारा ही 64वीं और 65वीं संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन वह पास नहीं हुआ, जिसके कारण वह संविधान संशोधन रद्द हो गया, और वही बात फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत भारत में लाया गया। नगर पंचायत 73वां और नगर पालिका का उल्लेख 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राजीव गांधी जी को उस समय भारत में चॉकलेटी प्रधानमंत्री, मतलब क्या ये इतने स्मार्ट थे, उस समय के स्मार्टनेस में सबसे स्मार्ट भारतीय प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी के द्वारा ही अपने देश के युवाओं को लुभावने के लिए उन्होंने क्या किया? तो राजीव गांधी के द्वारा ही 61वां संविधान संशोधन 1989, मतलब क्या? 61वां संविधान संशोधन 1989 लाया गया। इसके तहत क्या किया गया? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जिससे इनका मोटो यह था कि जो अधिक से अधिक युवा वोट डाल सके। तो यहाँ से प्रश्न पूछा है कि 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो मतदान की आयु घटाने से है या बढ़ाने से है? तो मतदान की आयु घटाने से है। यह कब किया गया? तो 1989 में। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो राजीव गांधी जी। और यह पूछे कि राजीव गांधी जी की मृत्यु या निधन कब हुई? तो 1991 में। राजीव गांधी जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1991 में। और 1991 में क्या हुआ? तो 1991 में इनके मरणोपरांत ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1991 में। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं और जो 5 बार के विश्व विजेता हैं, विश्वनाथ आनंद जो भारत के ही हैं, उन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वह किसी भी खेल में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। क्रिकेट में भी दिया जाता है, टेबल टेनिस में, मतलब किसी भी खेल से संबंधित व्यक्ति को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कुल 7.5 लाख रुपया, 7.5 लाख रुपया नगद दिया जाता है। इसके तहत मतलब क्या? 7.5 लाख रुपया दिया जाता है और मेडल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी वर्तमान में 2020 में घोषणा किया गया है। क्रिकेटर से ये पूछे कि किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई, तो राजीव गांधी खेल रत्न देने पुरस्कार क्रिकेट में तो वह है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को क्रिकेट में अपना अहम योगदान देने के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इनसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सचिन तेंदुलकर जी, विराट कोहली, और एक हैं, कुल रोहित शर्मा को लगाकर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले लगभग 4 खिलाड़ी हैं। यह हम लोग याद रखेंगे। वैसे देख लीजिएगा, शायद राहुल द्रविड़ या महेंद्र सिंह धोनी, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। मतलब कि 3 व्यक्ति, रोहित शर्मा से पहले 3 क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। हमें यह याद रखना है। 1991 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी क्या दिया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 1991 में ही भारत रत्न दिया गया, 1991 में। और भारत रत्न जो है यह हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हमें यह भी याद रखना है। तो 1931 से हम लोग इतनी बातों को देखें। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे।
अब हम लोग देखते हैं 1937। 1937 जो है, बस इससे इतना ही पूछता है हमारे एग्जाम में कि कांग्रेस का कौन सा एक ऐसा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ था। बेलगांव एक जगह का नाम है, ना कि गांव में हुआ। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था, तो वह अधिवेशन था 1937 फैजपुर अधिवेशन। इतना हम लोग याद रखेंगे। और 37 मतलब क्या, 1937। तो 1937 से यदि पूछे गवर्नर कौन था, तो 1936 से 1943 तक जो गवर्नर थे वह बेवेल थे। 1936 से 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर थे। तो इस समय 36 से लेकर 43 के बीच में जितनी भी घटना घटी होगी, उसके समय, उस घटना के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, तो लॉर्ड लिनलिथगो। जैसे पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। कब से कब तक, तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल है 1936 से 1943 तक, और 44 से 47 इनके बाद है लॉर्ड बेवेल। यह हम याद रखेंगे। लॉर्ड बेवेल का कार्यकाल है 1944 से 1947 तक, और लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल है 1936 से 1943 तक। अब क्या हुआ 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1938 में। कौन सा अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे बोस जी मतलब क्या, सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। और यह आईसीएस एग्जाम पास किए हुए यह व्यक्ति थे। मतलब क्या, इन्होंने आईसीएस एग्जाम क्वालिफाई किया। क्यों, तो इनके पिताजी का शौक था कि मेरा बेटा सिविल सर्विस में जाए, और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया। और पास करने के तुरंत बाद यह क्या किए, उसे छोड़, मतलब क्या, जैसे ही वो एग्जाम पास किए उन्हें अंग्रेज द्वारा नौकरी दिया गया, और वह नौकरी नहीं किए, और वो रिजाइन दे दिए। मतलब क्या, वह सिर्फ अपने पिताजी के लिए वो आईसीएस एग्जाम पास किए। तो यह इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे कि जब यह हिटलर के पास गए, तो हिटलर को इनके सामने अपने कुर्सी पर से उठना पड़ा। हम यह भी याद रखेंगे। जबकि हिटलर उस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली के रूप में जाना जाता था। उस समय जब बोस ही पहुंचे उनके सामने, तो हिटलर खड़ा होकर इनका स्वागत किया बोस जी का, क्योंकि बोस जी के ज्ञान से और इनके पर्सनैलिटी से हिटलर बहुत ही प्रभावित हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार महात्मा गांधी को रेडियो पर राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, तो 1944 में दिया गया। यह भी याद रखेंगे हम लोग। और सुभाष चंद्र बोस के संबंध में नेताजी और सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। हम यह याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस से हम लोग और चीज याद रख सकते हैं, तो क्या, आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था, तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। तो हम लोग इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र आजाद हिंद सरकार हम देख रहे थे, वो आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। तो यह सब बात हम कहाँ से, तो सुभाष चंद्र बोस से हम जुड़े। इतिहास एक ऐसा विषय है, यदि आप रटना चाहिएगा तो आप भूल जाइएगा, यह निश्चित है। और आप रट के सोचिए कि किसी एक दिन ऐसा होगा कि पूरा लुसेंट या पूरा कोई भी हिस्ट्री का बुक हमें याद हो जाएगा, तो वह कभी याद नहीं होगा आपको। इसको पढ़ने का यही तरीका है कि आपको जो भी मटेरियल मिलता जाए उसको एक दूसरे से, यदि उससे रिलेटेड है तो उसको जोड़ते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको यदि कोई एक क्वेश्चन आएगा और उससे रिलेटेड पॉइंट यदि आपको याद है, तो आप कहीं भी 10 लाइन 5 लाइन आप कहीं भी किसी के सामने में हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ रट्टा मारे हुए हैं तो आप भूल जाइएगा। इसलिए इतिहास को समझने का कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक प्रयास कीजिए
कि उस ईस्वी में या उस व्यक्ति से संबंधित जो भी बातें हैं उसको एक जगह लिख लिया जाए। इससे क्या हुआ, जैसे हम बोस जी के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हम एक बार रिवीजन कर लेंगे तो मेरे क्या होगा, माइंड में यह सेटअप हो जाएगा। तो इस कारण से एक जगह इनसे संबंधित जो भी बातें हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए। तो हम लोग देखें 1938 हरिपुरा अधिवेशन। अब देखिए क्या हुआ 1939 में, आप लोग को याद ही होगा 1939 में 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ। अब रहा यहाँ से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में थोड़ा सा कि कुल कितना देश था, इसमें कंफ्यूज होते हैं हम लोग। देखिए उसको कैसे निकालेंगे। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 4 गया 1, मतलब क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 61 देश शामिल था। जब पूछे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 4 में से 1 3, 8 में से 1 7, टोटल 37, मतलब क्या कुल 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देश शामिल था, द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देश शामिल था। अब यहाँ पर विश्व युद्ध का क्यों चर्चा किया गया, बस क्योंकि 1939 एक वर्ष आया और 1939 में 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ और 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन किए, तो हम लोग देख रहे थे 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिया था। 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरा नहीं बोलेंगे हम, त्रिपुरी अधिवेशन। और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही बने। यहाँ से एक चीज पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की किस उम्मीदवार को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये यहाँ पर अध्यक्ष सिर्फ इस कारण से बने, महात्मा गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि जो पूरा भारत में जो व्यक्ति है वह सिर्फ हमें ही चाह रही, मतलब हमें ही फॉलो कर रही है और हम किसी व्यक्ति को जिसको भी हम खड़ा कर देंगे वह निश्चित है कि वह जीतेगा ही। और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट था, कुछ मतलब क्या मतभेद भी था, दोनों के सोच में अलग अलग था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही 1944 में रंगून से रेडियो पर प्रसारण के द्वारा राष्ट्रपिता भी बोला गया। तो सुभाष चंद्र बोस इस चीज को दिखाने के लिए महात्मा गांधी को क्या कि जनता हमें भी चाह रही है और इस कारण से सुभाष चंद्र बोस इस इलेक्शन में खड़ा हुए त्रिपुरा अध्यक्ष के चुनाव में और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। किसे हराकर, तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर। पट्टाभी सीतारमैया खड़ा कौन किया था, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा यह कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ महात्मा गांधी को यह साबित करना चाहते थे कि जो आप सोच रहे हैं वैसी बातें नहीं है। इस कारण से इन्होंने एक दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के तुरंत बाद 1939 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र बाबू किए थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू मतलब क्या, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए और 1962 में 1962 में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारत रत्न दिया गया। और डॉक्टर राजेंद्र बाबू का संबंध बिहार से है, हम यह भी याद रखेंगे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था और अभी तक इनकी जो मृत्यु हुई उसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, लेकिन बोला जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी का हवाई दुर्घटना में निधन हो गया, ऐसा बोला जाता है, लेकिन यह अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ। कहाँ हुआ था जन्म, जब पूछे तो जन्म बताएंगे हम लोग कटक। कटक मतलब क्या, उड़ीसा। कटक का मतलब यह भारतीय चावल अनुसंधान या राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वह है आपके कटक में, हम यह भी याद रखेंगे। 1939। अब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जब इस पद से इस्तीफा दी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, तो 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड
ब्लॉक की स्थापना की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1949 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही अस्थायी सरकार का गठन किया गया और अस्थायी सरकार को लगभग 8 से 9 कंट्री देश क्या किया था? मान्यता प्रदान किया था, जिसमें जर्मनी था, जापान था और बहुत सारा देश था जो इनके द्वारा जो सरकार बनाया गया था उसका समर्थन किया था। और सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी ने अंडमान निकोबार जो द्वीप है वह सौंप दिया था। किसे? सुभाष चंद्र बोस जी को। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसका नामकरण किया। तो सुभाष चंद्र बोस से इतना हम लोग समझ सकते हैं। फिर याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखे सुभाष चंद्र बोस। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या हुआ था? तो 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इस समय 1940 से हम बोल सकते हैं 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं बोलेंगे हम लोग, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद अलग थे और यह हैं अबुल कलाम आज़ाद। तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भी अबुल कलाम आज़ाद ही थे। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश के राष्ट्रपति थे और उन्हें भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, यह याद रखेंगे। 1946 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी सर कर रहे थे। 1946 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी सर किए और 1947 के अक्टूबर तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे। इसलिए बोला जाता है कि भारत की आज़ादी के समय, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है प्रत्येक एग्जाम में, भारत के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी सर थे, क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ वह हुआ 15 अगस्त 1947 को। इनके बाद नवंबर 1947 में बने कौन? तो राजेंद्र बाबू। मतलब क्या? देश की आज़ादी के समय जब भी पूछे तो हर परिस्थिति में हम लगाएंगे जेबी कृपलानी, लेकिन जब यह पूछे कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था उसकी अध्यक्षता, तो वहां पर बोलेंगे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र बाबू। 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। हवा महल कहाँ है? तो हवा महल भी जयपुर में ही है, हम लोग यह याद रखेंगे। तो अब हम लोग कांग्रेस का जो प्रमुख अधिवेशन था वह हम लोग देख लिए और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस का इससे पिछले वाले वीडियो और यह वीडियो दोनों जब आप एक साथ देखिएगा तो आपको पूरा कांग्रेस अधिवेशन समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कांग्रेस अधिवेशन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब इस दोनों वीडियो को एक साथ देख लीजिएगा तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न को बनाने में आपको कठिनाइयाँ नहीं होगी। धन्यवाद।